morning, dear students. Today we are going to start with our new chapter, Introduction to National Income and Related Concepts. In this, we'll study about something national income and all the aggregates and the concepts which we need to know to calculate our national income. So let's start with it. First, branches of economics. We have two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. You have studied microeconomics in class 11th. What is the difference between microeconomics and macroeconomics? I hope this is very much clear to you with the help of this emoticons. These ducks, these are very small, individual. When we see individual unit, this is called the micro unit. When we see all the economy as a whole, so it is macroeconomics. What is microeconomics? Microeconomics focuses on the individual parts, household, firms, individual household, individual firm, individual country. So here, how households and firms make decisions. Here we talk about individual product also, individual product prices, individual customer. So in this, when we talk about individual, this is microeconomics. And when we talk about macroeconomics आया कैसे, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी मैक्रोइकोनॉमिक्स की? मैक्रोइकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच बना इकोनॉमिक्स की. कौन उसके फादर है? मैक्रोइकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाए जाते हैं? किसने इसको इमर्ज किया था? जॉन माइनार्ड कीन्स. ही इज़ द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन माइनार्ड कीन्स. उन्होंने अपनी बुक बनाई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936. ये इनकी बुक का नाम था जो उन्होंने लिखा. क्यों नीड पड़ी थी? बिकॉज इन 1929 ग्रेट डिप्रेशन केम, एंड ड्यू टू दैट ग्रेट डिप्रेशन आउटपुट लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कंट्री के अंदर था बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बहुत ज़्यादा कम. तब नीड हुई थी कि हमें पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ना चाहिए. तब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बॉर्न हुआ. मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल एंड डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक्स. एग्रीगेट्स मतलब वी टॉक अबाउट एवरीथिंग इन टोटलिटी की बात करते हैं. नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम नहीं, एक पर्सन की इनकम की बात नहीं करें. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द नेशनल इनकम. एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स. जनरल प्राइस लेवल वी टॉक अबाउट प्राइस लेवल फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं? प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, वी टॉक अबाउट कंप्लीट इकोनॉमीज एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. दीज ऑल थिंग्स वी यूज टू स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? देखो हमें ये पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या करता है. आप लास्ट ईयर पढ़ के आए, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहता है. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स एक प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर रहता है, हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं. और प्राइसिंग ऑफ गुड्स, जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस. सो प्राइसिंग ऑफ गुड्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आता है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी बनती है. प्लस थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस राइज हो रहा है, कैसे प्राइस फिक्स किया जा रहा है. और इन्फ्लेशन है, कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन कंट्रोल करेगा. तो ये सारी चीज़ें, दीज ऑल थिंग्स वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. Here is the difference between both. Purpose, first purpose, it deals with the determination of price and output in the individual firm. Macroeconomics deals with the determination of aggregate measures. Aggregate means when we talk about the total output, employment and aggregate price level. Aim, what is the aim? Microeconomics, the central problem of microeconomics is the price determination and allocation of resources. The central problem of macroeconomics is the determination level of income and employment. And what about tools? Its main tools are demand and supply of the particular commodity. And for macroeconomics we talk about its main tools are aggregate demand, when we talk about the total demand and total supply of the whole economy. Next we can talk about the examples of microeconomics. Some examples of microeconomics are individual demand when we talk about, and per capita income. Per capita income means per person income. And in macroeconomics we talk about aggregate demand, total demand and national income, unemployment. So how to check economic performance of a country? How do we check the economic performance? How our economy is working good? So how to check? There is only one measurement we take. Best indicator is GDP. I have told you earlier also in my
previous year also I have told you in class 11 that if we have to check or measure the economic growth, when we talk about the economic growth, only we have one measure, that is GDP. GDP is what? टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितना हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट हुआ एक साल के अंदर, उससे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो की या नहीं की। वर्ल्ड अब इसको एक एग्जांपल की तरह हम लोग ले लेते हैं कि कैसे कैसे हमारे ये चल रहे हैं। ये ऑल्दो चेंज होते रहते हैं, ईयरली भी चेंज हो जाते हैं कुछ, जैसे यूएसए है वो हमेशा ही सबसे आगे रहता है, चाइना भी आगे रहता है, तो एक टाइम था जब इंडिया 5th नंबर पे है, और ऐसे ही इस तरह से हम लोगों ने कुछ यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि इस तरह से हम लोग जज करते हैं कि किसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है। अब जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लगा दिया, नंबर 1 पे यूएसए है और नंबर 5 पे इंडिया है, तो इंडिया की जीडीपी कितनी है? 2.9 US डॉलर ट्रिलियन, 2.9 ट्रिलियन ऑफ US डॉलर, एंड जीडीपी ऑफ यूएसए इज 20 ट्रिलियन ऑफ US डॉलर, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इस तरह से हम लोग रैंकिंग भी कर लेते हैं। Now, अब GDP होता क्या है? What is GDP? This is very important question. You should know value of all final goods and services. देखो इसमें जो जो चीज़ें बहुत में highlighted points हैं, value. कई बच्चे गलती कर देते हैं, सीधे लिख देते हैं all the final goods and services. No, we are not talking about all the final goods and services. We are here talking about the value of those goods and services. So, value of all the final goods and services produced by all the productive enterprises in the domestic territory. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट मीन्स जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन अ ईयर का मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक फिनेंशियल ईयर के अंदर, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लो। It includes final value of the goods and services, not the intermediate goods. Now you can see at the picture, ये सिर्फ अभी कार नहीं बनी है, बट ये सीट्स हैं और उसका स्टीयरिंग है, तो ये हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। जब पूरी कार बन जाएगी हम उसे इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू इंक्लूड द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग जो उसकी इनपुट कॉस्ट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। पता चले हम इसको भी इंक्लूड कर लें और इसको भी इंक्लूड कर लें, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे भी इंक्लूड होगी और यहाँ पे फिर हम दोबारा इंक्लूड करेंगे, तो इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। करंटली मतलब जो इस साल प्रोड्यूस हुआ हो, लास्ट ईयर का बचा वो स्टॉक जो है वो हम नहीं देखते, तो इसीलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। हम लोग पड़ी हुई चीज़ को नहीं देखेंगे, जो इस साल प्रोड्यूस हुआ है उसको देखेंगे। एंड लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जो हमारा एरिया है, इंडिया का जो एरिया है, हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर होना चाहिए। कौन कमाएगा, किसकी कमाई होनी चाहिए? नेशनल भी हो सकता है और नॉन नेशनल भी हो सकता है। डोमेस्टिक के अंदर आ जाता है हमारे एरिया के अंदर कमाई हो, चाहे वो हमने कमाई है, चाहे वो कोई विदेशी ने कमाई है, चाहे कोई फॉरेनर आके NRI आके कमा के गया, बट हार्डली मैटर्स कमाया किसने, बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगेन एक्सप्लेनेशन मोर ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट। इट एक्सक्लूड्स, जीडीपी से क्या चीज़ हम बाहर निकालते हैं। अब देखो ट्रांसफर पेमेंट्स, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, चैरिटी, दीज ऑल आर ट्रांसफर पेमेंट्स, सब्सिडीज, एंड यू कैन से दैट स्कॉलरशिप्स टू द स्टूडेंट्स, दीज आर द ट्रांसफर पेमेंट्स, तो ये हम नहीं इंक्लूड करते। कैपिटल गेन्स, ऑल ऑफ अ सडन हमारी जैसे ज़मीन हमने ले रखी है, ज़मीन हमारी कैपिटल है, उसके रेट बढ़ गए, हमने बेच दिया, हमें कैपिटल गेन्स हो गए, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एक तरह से लॉटरी हो गया वो। फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल मीन्स, अगर कुछ हम लोग इलीगल मीन्स से अगर हम लोग कोई पैसा कलेक्ट करें तो वो भी हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं होता है। आई होप नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, ये हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। जीडीपी इज ऑलवेज एट करंट प्राइस, जो इस साल प्राइस चल रहा है हमारी कमोडिटी का। हम ये नहीं देखेंगे कि 10 साल पहले अगर हमारा आटा जो है वो 20 रुपये का मिलता था, 1 किलो 20 रुपये का 1 किलो मिलता था, और आज वो 100 रुपये का 1 किलो मिलता है, तो हम आज के प्राइसेस पे देखते हैं जीडीपी। जीडीपी इज ऑलवेज एट करंट प्राइसेस। लेकिन हमारा जो रियल इंडिकेटर होता है वो कौन होता है, कि जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं हम उसी को बेस ईयर मान के बेस ईयर के हिसाब से देखें। तो चलो अब हम इसको आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। करंट प्राइसेस और बेस जो कांस्टेंट प्राइसेस है उसका क्या होता है। इसमें आ जाता है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू। फिर ध्यान देना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी वैल्यू of all the goods and services produced in an economy during a financial year। मॉनेटरी वैल्यू लिखना ज़रूरी है,
ऑल गुड्स एंड सर्विसेज लिखना ज़रूरी है, प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी या आवर कंट्री, फिनेंशियल ईयर लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर है एस्टिमेटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेस, जो इस टाइम पे प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं, एग्जिस्टिंग प्राइसेस हैं, उसके ऊपर चेक करना कि कितनी वैल्यू है। अगर हम लोगों ने उस टाइम पे भी 10 kgs, सपोज अभी हमारा 2020 चल रहा है, हम लोगों ने बेस ईयर ले लिया 2011, 12 या 2014, 15 हम लोगों ने ले लिया, तो उस टाइम पे सपोज हमारे वीट की जो कीमत थी वो 10 रुपये पर केजी थी, आज जो है वो 20 रुपीज़ पर केजी हो गई। हमने आज जो प्रोडक्शन किया वो 10 kg का किया तो 200 रुपीज़ हो गए। उस टाइम पे भी प्रोडक्शन हमारा 10 kg का था तो 100 हो गए। तो हम लोग ये तो देख लेते हैं कि हाँ हमारा 100 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ा? पहले भी 10 किलो बनाया था, आज भी 10 किलो बनाया है। तो इससे हम लोग जज कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया या नहीं किया। सिर्फ प्राइसेस के बेस पे हम लोग नहीं देखते। सो जो हम नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जो करंट ईयर के प्राइसेस के ऊपर हम लोग देखते हैं। रियल जीडीपी क्या होता है, बेस ईयर के प्राइसेस के साथ देखते हैं। So it is the monetary value of all the goods and services produced in an economy during a financial year estimated using base year prices. Say for example, अब इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखना, वीट है, करंट ईयर के अंदर 500 यूनिट बनाए, क्लोथ के 300 यूनिट बनाए, शुगर के 200 यूनिट बनाए। करंट ईयर के प्राइसेस हैं 20, 10 एंड 5। तो नॉमिनल जीडीपी हमारी कितनी हो गई? 500 इंटू 20 10,000, 300 इंटू 10 3,000, 200 इंटू 5 1,000। तो टोटल नॉमिनल जीडीपी इज 14,000 एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हाँ हमने 14,000 का हमारा जो है प्रोडक्शन हुआ है। बट नाउ अब हम बात करते हैं कि सेम हमारा प्रोडक्शन है, बट व्हेन वी कंपेयर इट विद द बेस ईयर में हमारे प्राइसेस क्या थे? 10, 5 एंड 2। 10, 5 एंड 2 व्हेन वी टॉक अबाउट, सो हियर आवर wheat is 500 into 10 5,000, 300 into 5 1,500 and 200 into 2 400। when we add it तो हमारी रियल जीडीपी कितनी आई? 6,900। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ? 6,900 का। रियल जो हमारा जो बेस्ट इंडिकेटर होता है वो रियल जीडीपी होता है, क्योंकि प्राइसेस के चेंज को नहीं बताता। देखो प्राइसेस का चेंज इन्फ्लेशन की वजह से भी आ सकता है, तो इसीलिए हम लोग जो अपनी जीडीपी को मेजर करते हैं, हमारे लिए बेस्ट क्या होता है, हम लोग बेस ईयर के प्राइसेस के साथ उसे कंपेयर करके देखें। अदरवाइज वील बिकम हैप्पी कि 14,000 का हमारा प्रोडक्शन हो गया, बट नहीं, एक्चुअल में जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेस ईयर के साथ, हमारा प्रोडक्शन 6,900 का हुआ। सो दिस इज द रियल इंडिकेटर, रियल जीडीपी इज द रियल इंडिकेटर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। देखो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट मतलब बेस ईयर प्राइस, दिस इज रियल जीडीपी, and GDP at current prices, this is nominal GDP. So it is the monetary value of all the goods and services produced in an economy during the financial year estimated using base year prices, constant base year prices, this is real GDP. And it is the monetary value of all the goods and services produced in an economy during a financial year estimated using current year price. Current year का मतलब हम लोग nominal GDP की बात कर रहे हैं। Next is it is also called real GDP, it is also called nominal GDP. So this GDP changes only, ये GDP के अंदर constant GDP के अंदर चेंज आता है रियल GDP के अंदर सिर्फ जब हमारे चेंज इन आउटपुट होगा, क्योंकि प्राइसेस तो हम चेंज लेते नहीं, प्राइसेस तो हम बेस ईयर के ही लेते हैं। सो इट इज़ द रिलायबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बेस्ट मेजर क्या है? रियल GDP। एंड करंट GDP इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन बोथ प्राइसेस एंड आउटपुट। यहाँ तो प्राइसेस का भी चेंज हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। सो इट इज़ नॉट अ रिलायबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि जब हम लोग चेक करते हैं कि कितना चेंजेस हमारे प्राइसेस के अंदर आया। सो वील कंटिन्यू जीडीपी डिफ्लेटर एंड करंट प्राइस इंडेक्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल हियर यू जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स जीडीपी at constant price, GDP at current price, all the things which I taught today, please go through it. Rest I'll teach in my next video. All the best. God bless you all.